हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RST ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम आपको CG बोर्ड द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको द्वितीय पाक्षिक टेस्ट माह अगस्त 2021 कक्षा 12वीं विषय रसायन के असाइनमेंट के आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका पूर्णांक है 30। चलिए देखते हैं प्रश्न। इसमें है अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मोलरता का सूत्र लिखिए। मोलरता क्या है? विलेय का भार गुणित 1000 और विलियन का मिलीलीटर में आयतन गुणित विलेय का अणुभार। यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है विलेय का अणुभार। ठीक है, तो इसको हम यदि मल्टीप्लाई करके विलेय के भार और 1000 से इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर मोलरता, हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गैस के विलेयता किस नियम से संबंधित होती है? तो देखिए, गैस की विलेयता जो है वो हेनरी के नियम से संबंधित होती है। हेनरी का नियम क्या है? किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जब आंशिक दाब जो रहेगा उसका उस विलयन के गैस के मोल अंश के जब समानुपाती हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम किस पर बेस्ड था? विलयन में गैसों के मोल अंश के समानुपाती था, इसीलिए जो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो हेनरी के नियम पर ही बेस्ड है। ठीक है, अगला है, 2 अणुसंख्यक गुणों के नाम लिखिए। अणुसंख्यक गुण जो है वो बहुत सारे हैं, 3 या 4 है, तो आपको इसमें 2 पूछा गया है तो आप ये लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या क्वथनांक में उन्नयन, इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या हिमांक में अवनमन, ये सब भी है आपका। तो आपको 2 पूछा गया, आप 2 लिखिए। अगला प्रश्न है, जल की मोललता कितनी होती है? ठीक है, मोललता क्या होती है? देखिए, मोललता जो रहती है ना, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जितना उसका भार होता है उस पर डिपेंड करती है। तो जल के 1000 ग्राम में जल के मोलों की संख्या, उसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेशन में बताऊं तो कैसे करेंगे, 1000 ग्राम या 1 kg में, तो इसमें हम 1000 करेंगे आप, और जल के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 18 है ना, H2O के लिए। तो इसको आप निकालेंगे तो आएगा इसका आंसर 55.6। ठीक है, नेक्स्ट, अर्धपारिग्रम झिल्ली का एक उदाहरण लिखिए। तो चर्मपत्र या फिर पेड़ की पत्तियां अर्धपारिग्रम में झिल्ली का उदाहरण है। अर्धपारिग्रम मतलब सेमी परमेएबल, मतलब कुछ ही ऐसा, मतलब वॉल या फिर ऐसा जो हम कह सकते हैं ऐसी झिल्ली जिसमें कुछ ही या विलायक के कुछ ही अणु या विलेय के कुछ अणु जो रहते हैं आर पार हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है परमिएबल, एक अनपरमेएबल और एक सेमी परमेएबल, मतलब एक पारिग्रम में झिल्ली होती है, ठीक है, एक अपारिग्रम में झिल्ली होती है और एक होती है अर्धपारिग्रम में झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारिग्रम में मतलब पेड़ की पत्तियां होती हैं, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर में के उपयोग से खाना जल्दी पकता है, क्यों? इसका आंसर है, प्रेशर कुकर में उच्च दाब उत्पन्न होने के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, जिससे पकने की क्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, प्रेशर जो रहता है वो हाई हो जाता है और उसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ता है, जिससे जो पकने की प्रक्रिया होगी, यानी खाना जो पकने की प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी होती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अगला है, नमक के विलयन को जमने पर कौन सा पदार्थ पहले ठोस बनेगा? इसका आंसर है, नमक के विलयन मतलब क्या है, उसमें नमक है और जल है, तो इसमें नमक के विलयन में क्या होगा, जल जो है वो पहले जमेगा, जल पहले बर्फ में परिवर्तित होगा क्योंकि उसका हिमांक जो है वो अधिक होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका, भार प्रतिशतता क्या है? भार मतलब द्रव्यमान या भार वही होता है। ठीक है, तो किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, ये कर देने पर हमको उस विलयन का उसका हम भार प्रतिशत या द्रव्यमान भार या द्रव्यमान प्रतिशत जो है या भार प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो सभी सांद्रता व सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अतः किसी भी तापक्रम पर आदर्श विलयन के वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्पदाब और शुद्ध घटक के वाष्पदाब उनके मोल प्रभाज के गुणानुपाती होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसमें क्या था कि किसी भी टेम्परेचर पर आप ले लें तो उसमें जो वाष्पशील घटक होते हैं, ठीक है, उसका जो आंशिक वाष्पदाब होता है, वाष्पदाब यहाँ पे क्या है, वाष्पदाब आप ले सकते हैं, यानी कि प्रेशर जो रहता है P इज इक्वल टू जो रहता है वो उसके मोल अंश, मोल प्रभाज यहाँ पे XA और XB है। ठीक है, और शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्पदाब है यानी P0A और P0A, इनका गुणनफल का जो योग होगा, जो दो घटक मिलेंगे, दो घटक विलय के दो घटक जो है वो मिलकर के विलयन बना रहे हैं, तो उसका वाष्पदाब के क्या होते हैं, वो गुणनफल के बराबर होते हैं। तो ये है आदर्श गैस या आदर्श विलयन। ठीक है, अगला है आपका विलेयता की परिभाषा लिखिए। विलेयता क्या होती है, किसी ताप पर एक संतृप्त विलयन में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलेयता कहलाती है। ठीक है, विलायक जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं और विलेय जो रहता है जिसको घोला जाता है, ठीक है, और जो बनता है वो विलयन है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, या संतृप्त विलयन हम किसको बोलते हैं, जिसमें जैसे विलेय की और मात्रा जो है उस विलायक में नहीं मिलाई जा सकती, तो वो सैचुरेटेड हो गया। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो वो नहीं घुलता है। ठीक है, जैसे आपने कई बार क्या है, नमक और शक्कर का नमक और पानी को, पानी में आप नमक मिलाते हैं तो एक टाइम तक वो घुलता है, फिर कुछ समय बाद जब नमक जो है वो पानी में ज़्यादा हो जाता है तो वो घुलना बंद हो जाता है। तो जिस अवस्था में विलयन नमक जो है जब तक पानी में घुलेगा और जब वो रुकना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, तो उस किसी टेम्परेचर पर एक संतृप्त विलयन में, यानी कि वही सैचुरेटेड विलयन में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलेयता है। अगला है नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक भार की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, ऐसा नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हुआ, W1 अपॉन E1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1। यहाँ पर V1 क्या है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन, W1 है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, और E1 जो होता है विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये सबसे आप इस फॉर्मूले से आप किसी भी विलयन की नॉर्मलता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। इसमें प्रश्न है, मोलरता ताप से प्रभावित होती है जबकि मोललता नहीं। इसका सिंपल रीज़न ये है कि मोललता ताप से इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि मोललता की डेफिनेशन में हम देखेंगे तो मोललता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, तो वो क्या है, मोललता होती है, मोलरता होती है। मोलरता में क्या है, हम आयतन जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, जबकि मोललता में, अभी इसके पहले मैंने बताया, मोललता में हम द्रव्यमान या भार को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर आयतन है उसका वॉल्यूम लिया जा रहा है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, भार जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है क्योंकि आयतन जो रहता है वो ताप पर निर्भर करता है। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि मोलरता क्या होती है, तापक्रम से प्रभावित नहीं होती। अतः मोलरता विलयन की सांद्रण दर्शाने की सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक है, वो भार पर निर्भर करती है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, मतलब उसकी सांद्रता कितनी है, क्योंकि इसमें हम क्या ले रहे हैं, उसका भार लेते हैं ना मोलरता में, इसीलिए ये क्या होता है, ताप से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, द्रव से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखकर सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए, ये जो है राउल्ट का नियम जो है वो क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको और समझिए, यदि एक हम बंद पात्र लेते हैं, ठीक है, मतलब आप क्लोज्ड एक पैक्ड जो आपका कुछ पात्र है, उसमें यदि हम 2 वाष्पशील द्रवों का विलयन लें, ठीक है, तो अब क्या होगा, इन द्रवों का वाष्पीकरण होगा, वे वेपराइड होंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी चीज़ बंद करके रखी जाती है तो उसमें वेपोराइजेशन होता है, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते हैं, है ना, तो वही वाष्पीकरण होगा और कुछ समय बाद वाष्प अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो वो साम्य अवस्था होती है। हाँ, तो प्रत्येक अवयव का वाष्पदाब होगा और उसका जो है वो आंशिक दाब कहलाता है। ठीक है, जिस अवस्था पर वो सैचुरेटेड हो जाएगा वो उसका आंशिक
दाब कहलाता है, ठीक है। और विलयन के अवयव के आंशिक दाब का मान अवयव के मोल अंश और अवयव की शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाले वाष्प दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका सबसे पहले अध्ययन जो था, सबसे पहले अध्ययन इनका राउल्ट ने किया था 1886 में, ठीक है। और उन्होंने ही ये बताया कि वाष्पशील द्रव, मतलब वाष्पशील जिसमें वाष्प निकलेगी, ऐसे वाष्पशील द्रवों में के विलयन में यदि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मतलब मैंने अभी बताया, आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, वही है सैचुरेटेड पॉइंट जब आ जाएगा, मतलब वाष्पशील द्रव में कुछ समय बाद आप बंद पात्र में रख दो तो कुछ वेपर उसमें दिखाई देते हैं, तो जब उनके बीच में कुछ साम्य स्थापित हो जाता है तो वही उसका आंशिक दाब है। तो आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब मान लो इसको हम सूत्र से डिफाइन करें तो कैसे होगा, मान लीजिए दो, इसमें सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए कहा गया है, नियम तो आपको पता चल गया। देखिए, माना दो पूर्णतः अमिश्रणीय वाष्पशील द्रव, वो द्रव जो है वो A तथा B है, ठीक है। द्रव हैं, उसमें जो घटक हैं मोल हैं, वो द्रवों जो कि उनकी संख्या क्या है, A और B माना गया है, ठीक है। तो A तथा B का मोल अंश क्या होगा, XA तथा XB होगा, ठीक। शुद्ध अवस्था में निश्चित ताप पर इनका वाष्प दाब होगा PA तथा PB, और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब होगा P0A प्लस P0B। यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब कह रहा है ना, P0। शुद्ध अवस्था क्या होगी, विलायक होगी, जब उसमें विलेय नहीं मिला है ना, तो वो क्या होगा P0A इंटू P0B, सॉरी वह P0B, ठीक है। तो नियम के अनुसार क्या बोलता है कि PA यानी कि क्या है, उसका वाष्प दाब, ठीक, विलयन का जो वाष्प दाब निश्चित ताप पर किसके बराबर होता है, उनके मोल अंश के बराबर होता है, कि समानुपाती होता है, ठीक है। आप इसको हटाएंगे तो शुद्ध अवस्था में जो विलायक का जो वाष्प दाब था P0A इक्वल टू PA इक्वल टू XA इंटू P0A हो गया, ठीक है। वही दूसरे द्रव्य के लिए भी निकाल लो, दूसरे विलेय के लिए भी निकाल लो, तो PB हो जाएगा, तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा XB इंटू P0B। यदि समान ताप पर कुल दाब यदि P माना गया है, ठीक है, तब उस स्थिति में P इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा, ठीक। अब आप PA की वैल्यू आपको पहले दी गई थी और PB की भी वैल्यू दी गई थी, तो PA और PB की वैल्यू आप रख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, XA इंटू PA की वैल्यू है XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। यदि विलेय का मोल प्रभाज XB है, ठीक है, हम जो भी विलेय मिला रहे हैं उसका मोल प्रभाज हम XB मानते हैं, तब उस स्थिति में XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुट निकाल सकते हैं, XE की। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, X इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका क्या आया था, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 आया है, उस समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू जो XA की वैल्यू आपने निकाली 1 माइनस XB, ठीक है, उसको आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस XB P0A प्लस XB इंटू P0B, या फिर P इज इक्वल टू P0 है, आप इस कॉमन करके कर सकते हैं, प्लस P0B माइनस P0A XB, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट के नियम के लिए, नियम की उत्पत्ति किसके लिए, द्रव्य में बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अलग अलग नियम है राउल्ट के नियम, तो यहाँ पे द्रव्य में बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम का सूत्र जो है वो ये है, ठीक है। अगला है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों में 5 अंतर लिखिए, ठीक है। तो मैं इसको एक डायग्राम से समझा सकती हूँ, बट पहले हम इसको देखते चलते हैं। देखिए, पहला क्या है, धनात्मक विचलन क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब व घटकों के आंशिक दाबों का मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मानों से अधिक प्राप्त होता है या अधिक होता है, ठीक है। जबकि ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब व घटकों के आंशिक दाबों के मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मानों से कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। धनात्मक विचलन में जो राउल्ट का नियम मिलता है, राउल्ट का जो नियम होता है उसमें धनात्मक विचलन में क्या होगा, जो राउल्ट का नियम का मान मिला था उस मान से इसका मान धनात्मक विचलन में अधिक मिलता है, जबकि ऋणात्मक विचलन में यही मान जो है वो कम हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम और क्वथनांक निम्नतम होता है, जबकि इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब निम्नतम तथा क्वथनांक जो रहता है वो अधिकतम होता है। इसमें डेल एक्स मिक्सिंग
ठीक है। डेल एक्स मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है, और इसमें डेल एक्स मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब विलियन बनने के प्रक्रम में ऊष्मा का शोषण होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, जिसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। विलियन बनने के प्रक्रम में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, हाँ इसमें और है, 5 अंतर बोला गया ना आपको, तो चौथा अंतर है इसमें, विलियन का आयतन घटकों के आयतन के जोड़ से अधिक होता है, क्योंकि अंतराणुक बल जो रहता है इसमें कम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें डेल वी की वैल्यू, डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू जो रहती है वो कम होती है, पॉजिटिव आती है, जबकि विलियन का आयतन घटकों के आयतन के जोड़ से जब कम मिलेगा, ठीक है, तो इसमें अंतराणुक बल जो रहता है वो बढ़ जाता है, इसलिए डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू जो रहेगी वो इसमें नेगेटिव आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका चित्र है, आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, आप इसमें एग्जाम्पल भी इसका 5th पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, पर डायग्राम इसलिए ठीक है क्योंकि आप 5 अंतर में इसको ईजिली बता सकते हैं। जैसे राउल्ट का जो नियम बोलता है, तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है, तो जो इसमें पी वाष्प दाब की जो वैल्यू है, ठीक है, तो धनात्मक विचलन में क्या होता है, जो राउल्ट का नियम मिलता है उसकी वैल्यू, ये जो डॉटेड लाइन से आपको शो हो रही है ना, वो जो ग्राफ मिला है वो राउल्ट के नियम का ग्राफ है। ठीक है, और जो सॉलिड लाइन है यहाँ पे, सॉलिड लाइन जो है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपकी राउल्ट के नियम को शो करती है। ठीक है, राउल्ट के नियम से जो मान परिकलित होते हैं वो ये है। लेकिन धनात्मक विचलन जो रहता है, जो कि हमने धनात्मक विचलन में पढ़ा कि इसका मान जो रहता है वो कैसा मिलता है, हमको अधिक मिलता है। राउल्ट के नियम का जो भी वैल्यू आई थी उससे इसका मान जो है वो ज़्यादा मिलता है, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको अधिक मिलेगी, देखिए ऊपर आता है वैल्यू। ठीक है, तीनों में आप देख लीजिए आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, अधिक मिलती है। जबकि आप इसी को ऋणात्मक में देखिए तो ये राउल्ट का नियम है जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये राउल्ट के नियम का जो है वो फॉर्मूला निकलेगा इससे, जब हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व खींचते हैं तो ऋणात्मक विचलन में इसकी वैल्यू देखिए वो कैसी आती है, नीचे मिलता है, कर्व जो रहेगा वो इसमें कैसे मिलेगा, नीचे, मतलब इसमें ऋणात्मक मिलता है, कम मिलता है, कि वैल्यू जो रहती है वो कम होती है। ठीक है, तो आप अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप ये डायग्राम भी शो कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक डिफरेंस है। ठीक है, ना नेक्स्ट इसका अथवा का क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक से अगर आप कोई समझते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैसे देखिए क्वथनांक क्या होता है, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। आप इसका सिंपल आंसर मुझे कमेंट पर करके बताइएगा कि क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वथनांक में यहाँ पे डेफिनेशन आपको ईजी नहीं दी है, आप फिर भी समझिए इसको कि द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है, वो टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, वो विलियन जो आपने जो द्रव्य है वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसके इक्वल आ जाता है, तो वो इसका क्वथनांक है। ठीक है, अब इसको हम इसमें क्या बोला है, इसको ग्राफ के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या है, विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ये आपको प्रूफ करना है कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है। ठीक है, तो विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, अतः वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप से अधिक होगा जिस पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, अर्थात शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब आप इस पैराग्राफ को इस स्ट्रक्चर से समझिए, सॉरी इस डायग्राम से समझिए। देखिए इसके पैराग्राफ के ऊपर आपने पढ़ा कि देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या है, वाष्प दाब और परम ताप के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर ये मिला है आपका विलायक और ये है क्या, विलियन। ठीक है, तो जो विलियन का वाष्प दाब होता है, ठीक है, विलियन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ये विलायक है ना, विलियन क्या है, विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है ना, तो जो विलियन का वाष्प दाब होता है यानी ये विलायक के वाष्प दाब यानी इससे क्या होता है, कम मिलता है। इसकी वैल्यू देखिए, सीडी की वैल्यू आपको कम मिलती है। ठीक है, तो यही ऊपर की लाइन में आपको बोला गया था। और इसमें जो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास भी आता है ना, तब इसका इसमें जो इसकी भी वैल्यू जो रहेगी
ये यहाँ पे आपको बी, जहाँ पे एक्स और वाई जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स और वाई, इनमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्वथनांक में उन्नयन को कैसे समझते हैं, देखिए इसको देखो, चित्र में एक्स एक्सिस पर परम ताप और वाई अक्ष पर वाष्प दाब के मध्य हमने ग्राफ खींचा है। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर और परम ताप के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी जो मान लीजिए, ये ए बी जो है वो क्या है, ए और बी, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे विलायक है, तथा सी और डी जो है वो क्या है, यहाँ पे विलयन है। ये विलायक का वाष्प दाब का कर्व है और ये क्या है, सी डी जो है वो विलयन के वाष्प दाब का कर्व है। तो इससे, इस डायग्राम से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, जिससे हम क्वथनांक के उन्नयन को समझा सकते हैं। देखिए, ताप में वृद्धि से विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ठीक है, तो विलयन का भी विलायक का भी वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब वक्र जो है सी डी, विलायक के वाष्प दाब वक्र ए बी ताप के नीचे प्राप्त होता है। देखो, विलयन का जो रहेगा वो विलायक से नीचे मिलता है, आपको इसके नीचे मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम मिलेगा हर टेम्परेचर पर। चला आप यहाँ पे मिला ले लीजिए, तो विलायक का जो रहेगा, विलयन का जो रहेगा वो विलायक से हमको नीचे ही मिलेगा हर एक टेम्परेचर पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बिंदु एक्स पर, यहाँ पर एक्स है, देखिए यहाँ पर आपको एक्स है। ठीक है, तो बिंदु एक्स पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। एक्स पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, वही वायुमंडलीय दाब है जो आपने डेफिनेशन में कहा है। और वाई क्या है, यहाँ पे वाई जो रहता है वो और वाई क्या रहता है, इसी के संगत ताप जो विलयन का जो है वह विलयन के लिए वाष्प दाब जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यहाँ पे वाई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बिंदु एक्स का संगत ताप T0 भी विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्स की जो वैल्यू है उसको मानेंगे TB0। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी एक्स के लिए TB0 और इसके लिए वैल्यू आती है TB। ठीक है, इसके लिए वैल्यू आपको मिलेगी TB, वाई के लिए संगत ताप पर TB विलयन का क्वथनांक मिलता है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि TB का मान जो रहता है, TB ये वाला है ना, यानी वाई के लिए जो वैल्यू मिली थी, TB का मान जो रहता है वो हमको TB0 से, ये TB0 से हमको हमेशा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो TB0 की वैल्यू जो रहती है वो हमको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट वही लिखा हुआ है इसमें। देखिए, लास्ट में बोल रहा है कि TB का मान TB0 से अधिक मिलता है, अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विलयन का जो क्वथनांक था वो विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा मिलता है। इसका कारण, इससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि अतः विलेय को विलायक में घोलने से उनके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो जब हम किसी भी शुद्ध विलायक को लें तो उसका जो क्वथनांक होगा, ठीक है, तो वो शुद्ध था, शुद्ध अवस्था में है, तो यदि उस विलेय को विलायक में घोल दिया जाता है, ठीक है, तो उसके क्वथनांक में जो है वो उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। आपको TB की वैल्यू जो थी वो कैसे मिली थी, अधिक मिली थी ना, TB का मान TB0 से ज़्यादा मिला था। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, अशुद्धि या कुछ भी शुद्ध विलायक में आपने कुछ विलेय मिला दिया, तो विलायक जो था वो प्योर नहीं रहा। तो उस स्थिति में जब आपने उसमें कुछ मिलाया तो उस स्थिति में उसका क्वथनांक जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है और इसे हम TB से प्रदर्शित करते हैं, डेल TB से प्रदर्शित करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है इसका। तो डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। ठीक है, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15। 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु 0.40 के कम हो गया। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
हाँ, तो यहाँ पे है 1 ग्राम विद्युत अपघटित 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु 0.40 के कम हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेंजीन के लिए KF की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5.2 के किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आपको दिया गया है WB इज इक्वल टू 1.0 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम शुरू में ही लिखा है, 1 ग्राम विद्युत अनअपघटित लिखा हुआ है। WA इज इक्वल टू लिखा है 50। ठीक है, बेंजीन का जो अनअपघटित पदार्थ जो आप मिला रहे हैं 50। ठीक है, तो WA का मान मिल गया है आपको। डेल TF जो है वो आपको मिल गया है 0 पॉइंट। ठीक है, इसमें TF क्या है, हिमांक में हिमांक बिंदु होता है ना, तो TF इज इक्वल टू 0.40 के, और KF की वैल्यू है आपको 5.2 के किलोग्राम मोल इनवर्स। इसमें ग्राम में आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसमें हाँ, इसका फॉर्मूला है क्या करने के लिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल TF। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5.2 को पहले, फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 260 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसका अथवा का क्वेश्चन है, ग्लीसरीन का एक विलयन जिसकी सांद्रता 10.2 ग्राम पर लीटर है और जो 2% ग्लूकोज विलयन के समपरासरी है, ग्लीसरीन का अणुभार की गणना कीजिए। यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार 180 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ग्लूकोज का 100 ml में मात्रा जो है वो कितनी है, 2 ग्राम। ठीक, तो ग्लूकोज की प्रति लीटर मात्रा कितनी हो जाएगी, WB इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हम क्या निकालेंगे, MB2 जो है वो क्या निकलेगा आपका 180। ठीक है, आपका ग्लूकोज का अणुभार जो है वो दिया हुआ है 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, हाँ, तो आपका WB पता चल गया आपको। WB2 क्या होगा, प्रति लीटर आयतन में आप निकालें, क्योंकि ग्लूकोज का 100 ml में मात्रा 2 ग्राम होती है, तो प्रति लीटर में कितनी हो जाएगी, यानी हो जाएगी WB2 इज इक्वल टू 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो WB2 डिवाइडेड बाय MB2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ग्लीसरीन का प्रति लीटर मात्रा WB1 कितना हो जाएगा, 10.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लीसरीन का, क्योंकि हम उसमें मिला रहे हैं, यानी W1 है, विलायक है सॉरी। ठीक है, तो विलयन समपरासरी है, बना आपका जो विलयन है वो कैसा बना, समपरासरी विलयन है, तो इसलिए इसकी आणविक सांद्रताएं जो रहेंगी वो समान होंगी। तो समान क्यों होंगी, क्योंकि समपरासरी है, एक जैसा है इसका, तो इसलिए इसकी आणविक सांद्रताएं यानी WB1 डिवाइडेड बाय MB1 इज इक्वल टू WB2 डिवाइडेड बाय MB2, ये दोनों कैसा होगा, समान होगा, इनकी जो कंसंट्रेशन होंगी वो समान होंगे। तो आप WB1 की वैल्यू आपकी 10.2 दी हुई है, MB1 आपको निकालना है, यानी उसका जो आप फर्स्ट जो सॉल्यूशन उसका द्रव्यमान कितना है वो आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो MB1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, 91.8, यानी ग्लीसरीन का अणुभार कितना होगा, 91.8। यहाँ पे ग्लीसरीन क्या है, विलायक है, जिसमें आप विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, क्या, ग्लूकोज। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन जो है वो ख़त्म होता है। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री 12th के असाइनमेंट के क्वेश्चन भाग 2 के माह अगस्त के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आने वाले जो सितंबर माह, अक्टूबर माह, जब भी हमको CG बोर्ड द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे, हम हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स के आंसर्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।